Assalamu alaikum dear students, welcome to Knowledge of Biology. I am your instructor Sayyeda Maria. So आज हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर 3 एंजाइम्स में मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन. So enzyme is a three-dimensional global protein that has specific chemical composition due to its component, amino acid and a specific shape. So enzymes are mainly made up of the global protein और जैसे हमें पता है कि proteins are made up of the amino acids. So हर enzyme जो है उसकी specific chemical composition होती है और specific shape होती है due to its component amino acid. And every enzyme by virtue of specificity recognizes and reacts with a special chemical substance which is called the substrate. So हम कह सकते हैं चूंकि enzymes जो हैं they have a specific chemical composition as well as the specific shape. So जिसके नतीजे में हर enzyme जो है वो ना सिर्फ specific केमिकल सब्सटेंस को रिकॉग्नाइज करता है बल्कि उससे रिएक्ट भी कर सकता है एंड दैट स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंस इज कॉल्ड द सबस्ट्रेट दैट विल बाइंड टू द एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम. सो एंजाइम जो है वो सिर्फ स्पेसिफिक ही सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज करेंगे, उससे रिएक्ट करेंगे and that chemical substance is called the substrate. So any enzyme therefore react only with a specific substrate and transform into the product. So जब भी कोई specific substrate enzyme के साथ जो है वो bind करेगा और enzyme उस specific substance को convert करेगा into the product. Like for example, if we have an enzyme lipase, so उसका specific substrate lipid होगा. यानी enzyme जो है ना सिर्फ जो है lipase enzyme ना सिर्फ lipid को recognize करेगा बल्कि उससे रिएक्ट भी करेगा और उसको ट्रांसफॉर्म कर देगा इनटू द फैटी एसिड. सेम लाइक दैट अगर हमारे पास एंजाइम है पेप्सिन, सो उसका सबस्ट्रेट होगा प्रोटीन. यानी पेप्सिन जो एंजाइम है वो लिपिड के साथ बाइंड नहीं करेगा और ना ही वो कार्बोहाइड्रेट के साथ रिएक्ट करेगा. द मेन रीजन इज दैट कि जो पेप्सिन एंजाइम है वो स्पेसिफिक है अपने स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए. सेम इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट के लिए जो एंजाइम होगा विच इज द अमाइलेज. सो अमाइलेज एंजाइम का सबस्ट्रेट होगा कार्बोहाइड्रेट. सो हमें पता चला कि हर एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक है अपनी शेप के एतबार से, अपनी केमिकल कॉम्पोजिशन के एतबार से. इस स्पेसिफिसिटी की वजह से वो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज करेगा और उसको ट्रांसफॉर्म करेगा प्रोडक्ट में. So it is then released unaltered and thus can be used again and again. So हमने previous lecture में देखा था कि जब reaction ख़त्म हो जाता है so enzyme जो है वो उस reaction से release हो जाता है unaltered and that enzyme can be used again and again. और हम यहाँ पर एक सिंपल रिएक्शन की एग्जांपल देख सकते हैं जिसमें E स्टैंड फॉर द एंजाइम, S स्टैंड फॉर द सबस्ट्रेट. सो जब भी एंजाइम और सबस्ट्रेट जो हैं रिएक्ट करेंगे सो सबस्ट्रेट और एंजाइम के रिएक्शन से हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बनेगा दैट इज द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. और जब रिएक्शन जो है ये कंप्लीट हो जाएगा यानी ये जो एंजाइम है इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा. सो प्रोडक्ट जो है वो रिएक्शन से सेपरेट हो जाएगा एज वेल एज द एंजाइम जो है वो भी इस रिएक्शन से रिलीज हो जाएगा अनऑल्टर्डली एंड दैट एंजाइम कैन बी यूज अगेन एंड अगेन. सो अब हम बात करते हैं जी एक्टिव साइड ऑफ एन एंजाइम की. सो एक्टिव साइड इज एक्चुअली अ स्मॉल रिस्ट्रिक्टेड एंड चार्ज बेरिंग साइड. यानी एंजाइम में एक लिमिटेड महदूद और चार्ज रखने वाली साइड को हम कहते हैं एक्टिव साइड. एक्टिव साइड इज एक्चुअली द साइड ऑफ एन एंजाइम जिस पे स्पेसिफिक सबस्ट्रेट आकर बाइंड करता है. सो एक्टिव साइड के अलावा जो बाकी रिमेनिंग पार्ट होगा एंजाइम का वो ग्लोबुलर पार्ट कहलाता है. सो हर एक्टिव साइड जो है इसमें चार्जेस भी डिफरेंट होते हैं, दे हैव अ डिफरेंट स्पेसिफिक शेप. So every active site have a specific shape and the charges, and these shape and charges are actually formed by the amino acids that is present in the polypeptide chain of active site of an enzyme. So जैसे हमें पता है कि active site जो है चूंकि ये limited होती है, ये छोटी होती है, so इसमें amino acid भी few होंगे. Like for example total enzyme का हम कह सकते हैं 10 to 12% जो amino acid हैं वो इस active site पे मौजूद होते हैं. So active site पे जो चार्जेस होते हैं या एक्टिव साइट की जो शेप होती है वो उसमें मौजूद अमाइनो एसिड की वजह से होती है. लाइक सम ऑफ द अमाइनो एसिड आर द नेगेटिवली चार्ज, सम ऑफ द अमाइनो एसिड आर द पॉजिटिवली चार्ज. सो इफ मोर पॉजिटिव चार्जेस आर प्रेजेंट इन द एक्टिव साइट द ओवरऑल चार्ज विल बी द पॉजिटिव. सो इफ मोर नेगेटिव चार्जेस और मोर नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड आर प्रेजेंट इन द एक्टिव साइट सो द ओवरऑल चार्ज ऑफ द एक्टिव साइट वुड बी द नेगेटिव. सो यहाँ पर जो हमारे पास एक्टिव साइट
साइड है बेसिकली इसमें अमाइनो एसिड जैसे मैंने बताया ये कम होंगे, बट एक्टिव साइड के अलावा जितना जो एंजाइम का रिमेनिंग पार्ट है वो ग्लोबुलर पार्ट लाएगा. इट हैज़ अ बल्क ऑफ अमाइनो एसिड. So these amino acids are brought closer and are arranged in a specific way by coiling and folding of the polypeptide chain within globular symmetry of the enzyme. अब जैसे हमें पता है कि अमाइनो एसिड जब आपस में कंबाइन करते हैं थ्रू द पेप्टाइड बॉन्ड तो ये पोलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं. सो बाय द फोल्डिंग एंड द coiling of the polypeptide chain, amino acids that are present in the active site they get close to each other. And these amino acids are actually arranged in a specific way. और ये specific way से arrange ही क्यों हैं, ये एक दूसरे के close क्यों हुए हैं, due to the coiling and the folding of the polypeptide chain within the globular symmetry of the enzyme. अब नेक्स्ट जैसे हम एक्टिव साइट की बात करें तो हम एक्टिव साइट को थोड़ा सा और भी डिटेल में देखते हैं. सो एक्टिव साइट को जब हम इसका स्ट्रक्चर जो है उसको डिटेल में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि एक्टिव साइट के दो रीजन्स हैं, यानी इसके दो हिस्से हैं या दो पार्ट्स हैं. इसके पहले पार्ट को हम कहते हैं बाइंडिंग साइट और सेकेंड पार्ट को हम कहते हैं कैटालिटिक साइट. सो अब हम देखते हैं जी बाइंडिंग साइट को. बेसिकली जो बाइंडिंग साइट होती है इसके दो फंक्शन होते हैं और ये दोनों फंक्शन हमें याद रखने हैं. दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द MCQs एज वेल एज फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन. लाइक फॉर एग्जांपल पहला फंक्शन है जी रिकॉग्निशन का, यानी पहचानना. दूसरा फंक्शन है बाइंडिंग. सो बाइंडिंग साइट के दो फंक्शन है. सो हम इसको डिटेल में देखते हैं. Binding site helps the enzyme in the recognition and binding of a proper substrate to produce an ES complex, यानी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. सो बेसिकली जो बाइंडिंग साइट होती है उसका पहला फंक्शन क्या होता है कि उसने एक प्रॉपर सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज करना होता है, पहचानना होता है. लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपसे जिक्र किया था, लाइक इफ वी हैव एन एंजाइम लाइपेज. सो अगर लाइपेज एंजाइम है तो वो उसके साथ जो है वो अपने प्रॉपर सबस्ट्रेट के साथ ही रिएक्ट करता है और उसका प्रॉपर सबस्ट्रेट जो है वो लिपिड होगा. सो सेम लाइक दैट कि किसी भी एंजाइम की जो बाइंडिंग साइट है उस पे बेसिकली प्रॉपर सबस्ट्रेट नहीं बाइंड करना है. और वो प्रॉपर सबस्ट्रेट कैसे बाइंड करता है, उस एंजाइम में मौजूद जो एक्टिव साइट है जिसका जो बाइंडिंग साइट का रीजन है वो बेसिकली डिसाइड करेगा, वो बेसिकली रिकॉग्नाइज करेगा और पहचानेगा अपने प्रॉपर सबस्ट्रेट को. और जब वो अपने प्रॉपर सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज कर लेगा तो वो प्रॉपर सबस्ट्रेट उस बाइंडिंग साइट पे बाइंड कर जाएगा. और जब भी कोई किसी एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट बाइंड करता है तो हमारे पास बनता है जी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जिसको हम ES कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं. और जो ही ES कॉम्प्लेक्स बनेगा, सो जैसे हमने जिक्र किया था कि एक्टिव साइट के दो रीजन्स हैं, एक बाइंडिंग साइट है, दूसरा कैटालिटिक साइट है. सो जैसे ही बाइंडिंग साइट के साथ या बाइंडिंग साइट में ES कॉम्प्लेक्स बनेगा, सो इस रिएक्शन के होते ही ES कॉम्प्लेक्स के बनते ही जो साथ में मौजूद हमारे पास कैटालिटिक साइट है वो एक्टिवेट हो जाएगी. विच मीन्स कि पहले वो इनएक्टिव थी. इनएक्टिव का मतलब ये होगा कि वो नॉन फंक्शनल थी, अभी वो काम नहीं कर रही थी. लेकिन जो ही बाइंडिंग साइट पे ES कॉम्प्लेक्स बना, फौरी तौर पे जो है जो कैटालिटिक साइट है वो एक्टिवेट हो जाएगी. यानी एक्टिवेट का मतलब है फंक्शनल हो जाएगी, यानी अब वो अपना काम परफॉर्म करेगी. सो अब देखते हैं जी कैटालिटिक साइट को. सो कैटालिटिक साइट जब एक्टिवेट हो जाती है यानी फंक्शनल हो जाती है, so activated catalytic site catalyzes the transformation of the substrate into the product. Thus the enzyme after catalysis detaches itself from the product unchanged. So हम कह सकते हैं कि उस ES कॉम्प्लेक्स के बनने से क्या होगा कि जो साथ में मौजूद उसके कैटालिटिक साइट थी वो एक्टिवेट हो जाएगी. और उसका काम ही क्या होगा, जो हमारे पास कैटालिटिक साइट होगी उसका काम होगा बेसिकली कैटालिसिस यानी रिएक्शन करना. सो वो ट्रांसफॉर्मेशन करेगी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में और एंजाइम जो है उस रिएक्शन के बाद, यानी हम कैटालिसिस को रिएक्शन भी कह सकते हैं. सो दैट एंजाइम आफ्टर रिएक्शन अपने आप को उस प्रोडक्ट से क्या कर लेता है, अलग कर लेता है अनचेंज. यानी एंजाइम जो है वो अनऑल्टर्डली अपने आप को उस प्रोडक्ट से अलग कर लेगा. और नेक्स्ट जो मैं लाइन डिस्कस करने लगी, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द MCQs. एंजाइम्स रिक्वायर एक्वस मीडियम फॉर इट्स एक्टिविटी. यानी जितने भी एंजाइम्स होते हैं उनको लिक्विड मीडियम, एक्वस मीडियम, इधर इट कुड बी अ सॉल्ट, एसिडिक, बेसिक, जो भी मीडियम हो, एंजाइम को हमेशा एक्वस मीडियम चाहिए. एंजाइम ड्राई एरिया में काम नहीं कर सकते. जैसे आप आर्टिफिशियली भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि आप ड्राई फॉर्म में
कोई एक्सपेरिमेंट चलाएं, उसमें आप एंजाइम भी ड्राई फॉर्म में ऐड करें और आप उसमें कोई भी लिक्विड इन्वायरमेंट ना दें, यानी एक्वस इन्वायरमेंट ना प्रोवाइड करें, सो एंजाइम कभी भी काम नहीं कर सकते. सो एंजाइम ऑलवेज रिक्वायर एक्वस मीडियम फॉर इट्स एक्टिविटी. सो अब हम एक डायग्राम देख सकते हैं जी एक्टिव साइट की, जिसमें हम देख सकते हैं कि एक्टिव साइट के हमें दोनों रीजन्स दिखाई दे रहे हैं. फर्स्ट इज द बाइंडिंग साइड एंड सेकंड इज द कैटालिटिक साइड, और साथ में हमें सबस्ट्रेट भी दिखाई दे रहा है. सो बेसिकली जो बाइंडिंग साइड होती है उसका फंक्शन क्या होता है, इट होल्ड्स द सबस्ट्रेट इन इट्स प्लेस. सो यहाँ पर सबस्ट्रेट दिखाई दे रहा है जो कि बाइंडिंग साइड की मदद से जो है इस बाइंडिंग साइड में बाइंड कर जाएगा, और साथ में हमें कैटालिटिक साइड भी दिखाई दे रही है जहाँ पे रिएक्शन जो है वो चलता है. यानी कैटालिटिक साइड क्या करती है, इस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करती है into the product. So there are two main hypotheses that actually explain the mechanism of enzyme action. So first hypothesis is the lock-and-key model and second is the induced fit model. So हम start करते हैं जी lock-and-key model से. So lock-and-key model presented by the M.L. Fisher in 1890, and according to this model, as one specific key can open only a specific lock, in the same manner a specific enzyme can transform only one substrate into the product. यानी इस मॉडल के मुताबिक कि जैसे एक स्पेसिफिक की जो होती है, एक मखसूस चाबी जो है वो एक मखसूस जो लॉक को, ताले को ओपन कर सकती है, सेम लाइक दैट एक स्पेसिफिक जो एंजाइम होता है वो सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट जो है उसको कन्वर्ट करता है, उसको ट्रांसफॉर्म करता है इनटू द प्रोडक्ट. सो नेक्स्ट ये मॉडल ये कहता है कि एक्टिव साइट जो है, जो कि एंजाइम में जहाँ पर सबस्ट्रेट बाइंड करता है, वो एक रिजिड स्ट्रक्चर है. यानी रिजिड का मतलब होगा हार्ड स्ट्रक्चर. यानी एक्टिव साइट एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि जब इस पे एंजाइम बाइंड करता है तो इसमें जो है रिजिडिटी बरकरार रहती है, इसमें कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो नहीं होती, और ना ही इसके स्ट्रक्चर में किसी किस्म की चेंज आती. So active side is actually a rigid structure. There is no modification or the flexibility in the active side before, during or after the enzyme action, and it is used only as a template. So हम कह सकते हैं चूंकि active side एक rigid structure है तो उसके मुताबिक active side में जो है वो किसी भी तरह की जो है वो modification नहीं हो सकती, यानी active side में किसी भी तरह की changes नहीं हो सकती, क्योंकि active side बिल्कुल भी flexible नहीं है according to lock and key model. So there is no flexibility in the active side before, during और after the enzyme action. और ये जो एक्टिव साइड होती है बेसिकली ये इस्तेमाल होती है एज ए मॉडल. लाइक फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ पे लॉक एंड की मॉडल में अगर एग्जांपल देखते हैं इधर, तो हमें लॉक एंड की दिखाई दे रहा है डायग्राम में. लॉक जो है इसमें वो एंजाइम होगा और की जो है यहाँ पे सबस्ट्रेट होगा. सो जैसे हमें पता है एक स्पेसिफिक लॉक को खोलने के लिए एक स्पेसिफिक की चाहिए. सो ओनली द करेक्टली साइज की फिट्स इनटू द की होल. सो इसके अकॉर्डिंग, इस मॉडल के अकॉर्डिंग एंजाइम और हमारे पास जो सबस्ट्रेट है, यानी एंजाइम की एक्टिव साइड और सबस्ट्रेट की जो शेप है उसका एक जैसा होना बहुत ज़रूरी है. अगर दोनों की सेम शेप होगी तभी ही वो सबस्ट्रेट जो है वो एग्जैक्टली फिट हो जाएगा इनटू द एक्टिव साइड, और जैसे ही वो सबस्ट्रेट एक्टिव साइड पे फिट होगा तभी वो जाकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा. अगर एक ऐसा सबस्ट्रेट जिसकी शेप थोड़ी सी चेंज होगी वो उस एंजाइम के साथ बाइंड नहीं कर सकता. सो यहाँ पर बेसिकली जो यहाँ पर एक्टिव साइड है वो एज अ मॉडल इस्तेमाल हो रही है. लाइक जैसे जो शेप होगी एक्टिव साइड की उस पर वैसा एग्जैक्टली वैसा सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, और एक्टिव साइड जो है इसका रिजिड होना बहुत ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल. लेकिन लेटेस्ट स्टडी से हमें पता चला कि एंजाइम जो है उसकी एक्टिव साइड जो है बेसिकली वो रिजिड नहीं होती, और इसके लिए जो है वो दूसरा मॉडल जो है उसको प्रेजेंट किया गया विच इज़ द इंड्यूस फिट मॉडल. सो इंड्यूस फिट मॉडल इज एक्चुअली द modified form of the lock and key model. So next अब हम देखते हैं induced fit model. So this model was proposed by Koshland in 1959, and according to this model, when a substrate combined with an enzyme, it induces changes in the enzyme structure. तो हम कह सकते हैं कि इस मॉडल के अकॉर्डिंग एक्टिव साइड जो है एंजाइम की इज नॉट अ रिजिड स्ट्रक्चर, बल्कि ये एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, और जब भी कोई सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम से कंबाइन करता है इट इंड्यूसेस और एक्चुअली इट कॉजेज द चेंजेस इन द एंजाइम स्ट्रक्चर, यानी वो एंजाइम के स्ट्रक्चर में चेंजेस का बायस बनता है. यानी हम कह सकते हैं
कि जब भी कोई सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट से कंबाइन करता है, सो एंजाइम अपने आप को मोल्ड करता है टू द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट। सो इससे हमें पता चलता है कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है विच इज़ ए फ्लेक्सिबल नॉट अ रिजिड स्ट्रक्चर, सो द चेंज इन द स्ट्रक्चर enables the enzyme to perform its catalytic activity more effectively। सो यहाँ पर बेसिकली एंजाइम जो है अपना स्ट्रक्चर या एंजाइम की एक्टिव साइड अपना स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है स्लाइटली अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट, ताकि जो रिएक्शन है उसको बेहतर तरीके से चलाया जा सके। सो हम ये डायग्राम देख सकते हैं इंड्यूस फिट मॉडल की, जिसमें हमें एक सबस्ट्रेट दिखाया गया है और एक एंजाइम, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सबस्ट्रेट और एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उनकी एग्जैक्ट शेप होना जो है वो नेसेसरी नहीं है, वो ज़रूरी नहीं है कि दोनों की शेप बिल्कुल एक जैसी हो। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट जो है टू द एंजाइम्स एक्टिव साइट विच एक्चुअली कॉजेज द एंजाइम टू स्लाइटली चेंज शेप अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट। और एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो अपनी शेप को तब तक चेंज करती है जब तक कि सबस्ट्रेट उस पर टाइटली फिट ना हो जाए, एंड दैट मेक द एक्चुअली द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और इस तरीके से जब एंजाइम अपने स्ट्रक्चर को चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट, सो इस तरह से जो कैटालिटिक एक्टिविटी है वो ज़्यादा इफेक्टिवली परफॉर्म होती है। सो नेक्स्ट में हम लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस फिट मॉडल में कंपैरिजन भी देख सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कि जैसे लॉक एंड की मॉडल को प्रेजेंट किया था जी एमएल फिशर ने इन 1890, और इंड्यूस फिट मॉडल को प्रेजेंट किया था कोचलैंड ने इन 1959। और जब से हम बात करते हैं एंजाइम स्पेसिफिसिटी की, तो लॉक एंड की मॉडल भी यही बताता है कि ऑल एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर। सो इंड्यूस फिट मॉडल भी यही बात करता है कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो अपने सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होते हैं, यानी स्पेसिफिक सबस्ट्रेट स्पेसिफिक एंजाइम के साथ ही बाइंड करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जी नेक्स्ट फीचर विच इज द नेचर ऑफ द एंजाइम, यानी यहाँ पर हम बात करें हैं एक्टिव साइट की मेनली। सो अगर हम देखते हैं तो लॉक एंड की मॉडल ये कहता है कि जो एंजाइम्स होते हैं उनकी एक्टिव साइट जो है वो रिजिड होती है, जबकि जो इंड्यूस फिट मॉडल कहता है कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो फ्लेक्सिबल इन नेचर है। नेक्स्ट है जी फीचर चेंज इन शेप। सो जब एक्टिव साइट जो है एक रिजिड स्ट्रक्चर है तो क्या एक्टिव साइट अपनी शेप को चेंज करता है? तो लॉक एंड की मॉडल के अकॉर्डिंग एक्टिव साइट की शेप में जो चेंज है वो नहीं आता, लेकिन इंड्यूस फिट मॉडल जो है उसके अकॉर्डिंगली एक्टिव साइट जो है उसकी शेप में चेंज आता है, ताकि जो रिएक्शन है उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से चलाया जा सके। सो थैंक यू सो मच।